हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें पढ़नी है, थोड़े से इसके बारे में बात हो जाए। देखो, अभी तक हम लोग जो समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड बन जाता है ना। बॉन्ड के आगे की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, क्यों ये बॉन्डिंग होती है। इन सब के बारे में अभी भी हमारे मन में ना एक धुंधला सा इमेज है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉपरली ना इन चीजों को बॉन्डिंग के बारे में नहीं पढ़े हुए हैं। 10th के लेवल तक हम लोग थोड़ी बहुत बातें जानते थे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है ना। इन्हीं चीजों को ना यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे बॉन्डिंग होती है, क्यों बॉन्डिंग कहीं पर नहीं होता है, कौन सी बॉन्ड मजबूत होती है, कौन सी बॉन्ड कमजोर होती है। ठीक है। तो इन सबको जानने के पहले एक छोटा सा टर्म है जिसको हम लोग को जानना चाहिए, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी को याद है तो हमको बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी को आता है तो। क्या आपने कभी नाम सुना है आयनाइजेशन एनर्जी का? नहीं सुना है। देखो क्या होता है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। एक अकेला गैसियस एटम में से, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? एक बार मुझे हिंदी में इस चीज को आप अपने तरीके से समझा दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या बोला है? बोलो आयुष, बोलो। सम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से इस कम एनर्जी जिससे हम सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हाँ, एटम से निकाल सके। एटम नहीं, एक गैसियस एटम होना चाहिए और वो अकेला होना चाहिए, अकेला आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे आप बोलेंगे कि देखो हमारे पास H2 है, तो H2 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकालोगे तो नहीं चलेगा काम। आपको एक आइसोलेटेड एटम लेना पड़ेगा, H लेना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ये एटम है। और उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाते हो, तो ऐसा करने में आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को मिनिमम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो, बात क्लियर हो गया? अब कोई बोला कि सर ये तो सोडियम बहुत कम एटम्स के लिए यूज होगा। हाँ, तो Na अगर हमारे पास सॉलिड है, उससे हम Na प्लस सॉलिड बना दिए और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी होगा ये या नहीं होगा? क्या ऐसा करने में जो एनर्जी लगी उसी को आयनाइजेशन एनर्जी हाँ बोलते हैं? जवाब है नहीं। हाँ। क्यों नहीं? क्या ये सोडियम अकेला नहीं था? अकेला था। क्या ये गैसियस फॉर्म में था? नहीं, सॉलिड में था। नहीं। तो पहले सॉलिड से गैस तुम बनाओ, वो एनर्जी को हम नहीं गिनेंगे। एक बार तुम अगर ऐसा बना के दे दोगे हमको, एन एक गैसियस फॉर्म में दे दोगे और उसका अकेला एटम रहेगा, तब जो एनर्जी लगेगी ना, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि सर सॉलिड दे दिए, भाई उसको पिघलाओ, पहले गैस बनाओ, ठीक है, उसके बाद वो एनर्जी तुम्हारा गया। हम बोल रहे हैं एक बार हमको गैसियस एटम मिल गया, अब हमको आयनाइजेशन के लिए उसको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कम से कम, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। करेक्ट है ये बात? समझ में आ गई थोड़ी सी बात आपको? हाँ। अब एक चीज देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना बेटा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, फंडा, केमिस्ट्री में जब मेन मकसद हम लोग का क्या है कि हम एनर्जी दें और वहां पे रिएक्शन वगैरह हो, तो हम एनर्जी जो देंगे ना वो पॉजिटिव होगा। लेकिन फिजिक्स में जब आप एनर्जी देते हो तो नेगेटिव होता है। बड़े कमाल का चीज है ये, थर्मोडायनेमिक्स तुमको परेशान कर देगा इस बात से, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़िएगा तो वो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। सोचो, फिजिक्स में आप बोल रहे थे पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे बोले नेगेटिव लेंगे, तो भाई फंडा क्या है? फंडा ये है कि जिस चीज को, जैसे फिजिक्स में क्या करते हैं, हम मशीन बनाते हैं, मशीन वर्क डन करना चाहिए, ठीक है। मान लो हीट इंजन है, तो हीट इंजन क्या चाहिए? हम उसको दें हीट कि वो हमको दे हीट? वो हमको हीट दे।
तो उसके द्वारा जो दिया गया हीट है ना, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि एनर्जी देना लेना, मेन मकसद है कि रिएक्शंस करवाना, ठीक है, चेंजेज करना। तो जब चेंजेज जो होगा उसमें जो आपको एनर्जी मिलेगी वो पॉजिटिव है, लेकिन आप जितना दे रहे हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, जो आपको चेंजेस है वो हमारा जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट है, और पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो पूरे मुद्दे का, पूरे डिस्कशन का बस निचोड़ यही है कि केमिस्ट्री में जो एनर्जी आप देते हैं वो होता है पॉजिटिव। कहीं पे लिख दे इस बात को, इन केमिस्ट्री एनर्जी गिवन टू सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और सिस्टम ने अगर कोई एनर्जी हमको दे दिया तो हम बोलते हैं वो होता है निगेटिव। तो केमिस्ट्री में इस बात का ख्याल रखिएगा। बोलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। लिखने दीजिए। हाँ, अब हम आपको सिखा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो यहां पे हेडिंग लिख लेता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहली बात है कि साइज, साइज का क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सोचो कि अगर एक छोटा सा हमारे पास एटम होता और एक बड़ा एटम होता, तो यहां न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। बताओ ज्यादा ज्यादा जोर से कौन किसको पकड़ के रखा है, किसमें, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? बोलते चलिएगा, आपका भी आवाज रिकॉर्ड होना चाहिए। फर्स्ट वाले में ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत है कि सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में। तो इसको अगर बॉन्डिंग को तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी इन वन और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इन टू में क्या रिलेशन होगा बेटा, कौन बड़ा होगा? ये एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये तो ऑलरेडी कमजोर है, कमजोर को तोड़ना जो है आसान होता है, तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड एटम जो होगा वो कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट एटम कंपैरिजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन ये लिखेंगे कि स्मॉलर द साइज larger will be ionization energy। साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बड़ी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप एक बार गौर कीजिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या होता है, बताओ। लेफ्ट से राइट जाने में, आर्या आप भी बताओ, पढ़े हो ना आप 10th में? लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होता है? कम होता है। कम होता है, साइज डिक्रीज हो जाती है। और बताइए, साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हाल होगा? लेफ्ट से राइट जाइएगा तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी को डाउट है कि साइज क्यों कम होता है, सर क्यों ज्यादा होता है? आर्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे। ज्यादा सवाल पूछेंगे आ जाएगी, तबियत फिर से खराब हो जाएगी। हाँ, क्यों रिड्यूस होगा बेटा, क्यों रिड्यूस होता है? हाँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज डिक्रीज होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। नहीं, पहले मुझे बताइए कि साइज क्यों डिक्रीज होता है। ठीक है, साइज क्यों डिक्रीज होता है? अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है ना, 10th क्लास में ये एक सवाल हुआ करता था। बताइए, किसी और को कोई है जो बता सकता है इस बात को प्रॉपरली? आयुष बता मुझे। तो कौन सी बात? कौन सी बात? क्या करने गया था तू? आवाज अटक रही थी। अच्छा, मैंने बोला साइज जो है लेफ्ट से राइट जाने में कम हो जाता है, क्यों? क्यों कम होता है? सर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है। न्यूक्लियर फोर्स क्यों बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं और प्रोटॉन्स, हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेम शेल में क्या होता है, सेम शेल में इसी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ने लग गया, देखो। ठीक है, और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है, तो देखो चार्ज भी बढ़ रहा है और
आपको पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ना उसमें Q1 Q2 होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो ये 1 था, ये भी 1 था, तो 1 into 1 1 था, तो फोर्स इज इक्वल टू K into 1 था। यहाँ पे देखो क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इंटू 2 into 2 हो गया ना, देखो यहाँ पे 2 हो गया चार्ज, यहाँ पे -1 और -1 क्या हो गया, -2, तो 2 2 जा 4, देख रहे हो। तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो इसका जो साइज है उसको छोटा नहीं कर देगा, खींच खींच के देखो नजदीक ला के, ठीक है। तो ऐसा हो गया, साइज हो गया छोटा, साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। वापस अगर मैं बात करूं बेटा कि टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो साइज का क्या चक्कर होता है, टॉप टू बॉटम जाने में साइज बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ऑर्बिट बढ़ती है। हाँ जी, न्यू शेल्स आर एडेड, नए नए शेल ऐड होते जाते हैं, ऑर्बिट बढ़ते जाता है। जैसे पहले में मान लीजिए पहला वाला था एक ही गोला, दूसरा वाला जब नीचे गए देखे तो हम देखे 3 गोला बन गया ना आउटर, तो ये साइज बड़ा होते चला गया, क्यों, क्योंकि नए शेल ऐड होते चले गए। तो नए शेल अगर ऐड होते चले गए तो साइज क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। और साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज का, साइज बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, उल्टा चलेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया, इसको आप लिख पाएंगे। सेकेंड जो हम लोग देख रहे हैं वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा जोर से इसको खींच पाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाए तो साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा छोटा, और अगर साइज छोटा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बड़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। तो हम इसका मतलब क्या बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ना हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में जो है वो आपको सिखाया था, याद है आपको, यहाँ पे ऐसे लिख पाया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, याद आया कुछ, ऐसे ऐसे करके हम लोग फिलअप करते थे। हाँ। तो बेटा इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अभी बच्चों वाला बात नहीं करेंगे कि सर 2 होगा फिर 8 होगा फिर 8 होगा, ऐसे वाला नहीं, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। और ये चीज मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है। आइए तो इसके बारे में बात करते हैं कि देखो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो होता है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, पढ़ा था ये बात। अगर ये ज्यादा स्टेबल हैं तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। मतलब आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, किसके लिए, जो हाफ फील्ड होगा और जो फुल फील्ड होगा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड दोनों जो है वो काफी मजबूत होते हैं, उनको तोड़ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना आसान नहीं है, खूब एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, मतलब बीच में कहीं पे हो। जैसे मान लो पी ब्लॉक जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, रह सकते हैं, मान लो इसमें 2 ही भरा हुआ है, तो ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो ये फुल फील्ड है। तो ये क्या होगा, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी एज कंपेयर टू इससे क्या होगा, कम होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, बीच में कहीं पे है, ना तो पूरा भरा हुआ है ना तो पूरा भरा हुआ है, ना तो आधा भरा हुआ है ना तो पूरा भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका एक चार्ट जैसा बना के लिख देता हूँ कि पार्शियली
फील्ड का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू हाफ फील्ड, और सबसे ज्यादा किसका होगा, फुल फील्ड का। सर पार्शियली फील्ड और हाफ फील्ड में क्या है, मतलब डिफरेंस है? पार्शियली मतलब हो गया बेटा, जैसे जैसे यहाँ पे जगह थी 6 की, ठीक है, अगर ये 3 हो जाता ना तो इसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं। पार्शियली मतलब 3 का नहीं होना, ठीक है, जैसे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सब क्या कहलाएंगे, पार्शियली फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया, पार्ट में फील्ड है, आधा आधा नहीं है और पूरा भी नहीं है। अब बताइए मुझे, फुल फील्ड जो होते हैं उसका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। हम बोलेंगे फुल फील्ड वाले जो होते हैं ना वो नोबल गैसेज होते हैं। नोबल गैसेज, आपको पता है नोबल नियोन गैसेज को नियोन आयनाइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ को तो आप दे भी नहीं सकते उतनी एनर्जी। ठीक है, हाफ फील्ड कौन सा हो गया, बहुत सारे हैं जो हाफ फील्ड हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हाफ फील्ड है तो उसमें क्या होगा कि वो ज्यादा वो बीच में रहेगा, मॉडरेट रहेगा। पार्शियली फील्ड आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल दिखाई दे देंगे। ओके, लिख लिया यहां तक। देखो अगला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पॉइंट, कि शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको इससे बहुत बार पाला पड़ेगा कि स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। तो आज इस बात को समझ लेते हैं कि पहले क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग, है ना। शील्ड मतलब क्या हो गया, एक बीच में ढाल बन गया जो आगे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही कुछ मतलब होता है। समझिए हमारे पास एक एटम है, एटम में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये भरा हुआ है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है, ये ज्यादा ताकत किस पे दिखा पाएगा, नजदीक वाले पे। आपको पता है ना कि जो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं ना वो दूरी पे बहुत डिपेंड करते हैं बेटा, जो नजदीक रहता है उस पर ज्यादा ताकत दिखाते हैं, और और जो दूर होता है ना उसको ज्यादा तेज नहीं खींच पाते। जैसे मैग्नेट का देख लीजिए, मैग्नेट भी क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दूर कोई मैग्नेट रखा होता है उस पर ताकत नहीं दिखा पाता, नजदीक जब आप लेके आते हो तो ताकत दिखाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो दूरी के कारण क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो देखो एक तो बेटा बेटा ये न्यूक्लियस इसको बड़ी कम ताकत से खींच पा रहा होगा, और दूसरा क्या दिक्कत है कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये इसको धक्का भी दे रहा है ऊपर से, एक तो खींचने में कमजोर, ऊपर से धक्का भी दे दिया। तो मैं नहीं बोलूं कि देखो ये जो न्यूक्लियस है ये घिरा हुआ, मतलब सील्ड हो गया है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्या आपको बात समझ में आई, क्या बोला मैंने? सर हाँ, एक और बार समझा दो। क्यों आवाज नहीं आई, क्या कहां तक समझा, बता एक बार, इस बात को, इस कहानी को समझाने की कोशिश कर मुझे। चलो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए और ध्यान रखिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है ना, स्क्रीनिंग ऑर्डर जो है वो किसका सबसे ज्यादा होता है, एस का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कमजोर बेटा होता है एफ का। सबसे मजबूत शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाता है, एस वाला, क्यों, क्योंकि वो पास होता है, पी उससे थोड़ा सा दूर, डी उससे भी दूर, एफ बहुत दूर, बहुत दूर है तो क्या होगा, वो शील्डिंग कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग ऑर्डर ये हो गया। अब बेटा जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी स्क्रीनिंग इफेक्ट को, तो वहां वहां हम फिर से आपसे पूछेंगे इसी तरीके से कि बताइए हमको क्या होता है। तो हमने बोल दिया कि देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, समझ लो, जितना ज्यादा होगा उतना कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, तो इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो सर जितना, हाँ, व्हेन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, फिर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल? रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन, the net attraction between the outermost electron and nucleus decreases, the inner electrons becomes the shield for the outermost electron. This effect is called screening effect. बोलिए, बात समझ में आ गई? हाँ। ओके, अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं।
अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट हमको क्या बोलता है कि बोलता है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये क्या चक्कर है, समझाते हैं। देखो क्या होता है कि जितनी एनर्जी, इस बात में सबसे पहले तो लिख लो कि पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है। पहले एस का ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो हम क्या बोलते हैं कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस। मोर एनर्जी is required to remove electron from s orbital। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया कि सर पेनिट्रेटिंग क्यों बोलते हैं। देखिए समझिए, जब भी बेटा बॉन्डिंग बनती है ना, तो बॉन्डिंग क्या होता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। हम बोलते हैं कि जो उसका ऑर्बिटल होता है ना, वो आपस में ओवरलैप करते हैं ऐसे ऐसे। मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। मैंने आपको शेप बताया था, याद है, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है। तो बोलेंगे इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ओवरलैप कर गए, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी। तो मतलब बॉन्डिंग बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग जरूरी है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में पेनिट्रेट कर पाए, घुस पाए। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो एस की होती है। ठीक है, तो पेनिट्रेट अगर आसानी से कर गया तो बॉन्डिंग आसानी से बन गया बेटा। अब बॉन्डिंग अगर आसानी से बन गया मतलब मजबूत बना है। तो मजबूत अगर बॉन्डिंग बन गया तो क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इसका मतलब है कि जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक है, तो यही चीज है, यहाँ पे लिख दीजिए कि मोर पेनिट्रेटिंग पावर, मोर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। ओके, सिक्स्थ पॉइंट में बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या चक्कर है, समझाते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक ए नाम का एक एटम था जो गैसियस फॉर्म में था। उससे हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, ये रहा। तो हमने कितनी एनर्जी दी होगी, हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है। हम बोले नहीं, अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है सर। हम क्या करेंगे, इससे भी एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, इससे भी एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालोगे तो इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल गया। इस बार मान लीजिए जितनी एनर्जी खर्च हो गई हम उसको बोलते हैं IE2, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2। अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है, बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल लो। चलो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालते हैं। तो हम इसको क्या बना दिए, ए पे 3 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोल रहे हैं IE3। अब हमारा यहाँ पे मकसद क्या था, हम आपको कंपेयर करवाना चाहते थे कि आयनाइजेशन एनर्जी IE1 ज्यादा बड़ा है कि IE2 बड़ा है कि IE3 बड़ा है। तो गौर कीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा बड़ा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 उससे कम, और सबसे कम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक समझ में आई बात। अब है कि ऐसा क्यों हुआ सर, समझाता हूं। सोचो कि यहाँ पे न्यूक्लियस था और या ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। सोचो इन सबको क्या कर रहा था, पकड़ के रखा हुआ था ये सब। हम यहाँ से एक निकाल लिए, कोई बात नहीं, निकाल लिया। अब आप मुझे बताइए, जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो अब इसका जो नेट जो इफेक्टिव चार्ज है वो सबको क्या करेगा, ज्यादा जोर से खींच रहा होगा। पहले ये 4 को खींच रहा था तो ज्यादा तेज जोर से नहीं खींच पा रहा होगा। अब ये 3 ही को खींच रहा है बेटा, बताओ ज्यादा ताकत लग रहा होगा कि नहीं खींचने में। तो अब ज्यादा ताकत से खींचने वाली चीजों को बाहर निकालना है, तो बताओ क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ जाएगी। हम बोले अच्छा ये भी चला गया सर, अब यही दोनों बचा है, अब तो ये पूरी ताकत से खींच रहा होगा इसको। अब बताओ ये अगर ये पूरी ताकत से खींच रहा है तो क्या अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना आसान होगा, नहीं। हम बोलेंगे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको चौथा चाहिए तो और ज्यादा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से आएगा, सबसे ज्यादा IE3, उसके बाद IE2, उसके बाद IE1। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। ओके देखो, आप जैसे मैंने आपको पहले समझाया आप वैसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक मैथमेटिकल रूप बताता हूँ।
देखिए मान लीजिए यहाँ पे पहले +5 चार्ज था और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, एक कांस्टेंट इंटू 5 इंटू 1 कितना आ गया, इतना। लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो नेट नेट जो चार्ज है यहाँ पे बढ़ जाता है। ये बात पता है कि नहीं पता है, बताओ। पता। पता है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगली बार तो अब जो फोर्स लगेगा वो होगा k इंटू 6, होगा कि नहीं। तो जब आप सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तब उसका नेट इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है। लिख देते हैं कि the energy required to remove electrons या ऐसे लिख दो, one after another successively the net effective charge of nucleus increases. Due to this कौन सा फोर्स है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज। इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। फोर्स बढ़ गया बेटा, फोर्स बढ़ गया तो अब खूब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही कहानी हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। अच्छा लिखना है इसको कि हो गया लिख के भी? तो लिखना है ना। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिख दीजिए इस बात को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, याद आया कुछ? जिसमें एक गैसियस एटम होता था, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता था और ऐसे करने में हमको एनर्जी देनी पड़ती थी, एनर्जी गिवन। लेकिन सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इंसर्ट कर दें, ठीक है, मतलब क्या हो गया, हम बोले कि एक हमारे पास ए नाम का गैसियस एटम है आइसोलेटेड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव बन जाएगा और साथ में हमको एनर्जी मिलेगी खूब सारी, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में अगर एनर्जी मिलता है हमको तो वो नेगेटिव होता है, और जब जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमको यहाँ मिला है तो ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें होता है, नेगेटिव। आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि वो एनर्जी हम देते हैं सिस्टम काम करने के लिए, और जो हमको मिलता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। केमिस्ट्री में ये कहानी होती है, फिजिक्स में उल्टा होता है। सर मतलब जिससे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, हाँ, उसको यूज करना है? नहीं बेटा, वो अलग कहानी है। हम एक न्यूट्रल एटम लेते हैं, न्यूट्रल एटम देखे, ये न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें एनर्जी जो मिली है हमको उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिख भी देता हूं इस बात को कि द एनर्जी रिलीज टू इंसर्ट an electron to an isolated neutral gaseous atom is called electron affinity। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। दिस इज इनवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है ये। अब फिर से हम आपको बात करवाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे असर डालते हैं। तो हम बोलेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। सबसे पहली बात फिर से साइज पे होगी,
अब इसमें बताइए मुझे कि अगर हमारे पास साइज एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम बोलेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन लाके रखना आसान है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लाके रखना आसान है? सोच समझ के बताइएगा बेटा। इसमें क्योंकि दूसरे वाले में, बड़े पहले वाले में क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस खुद चाहता है कि इसको बुला ले, और जितना नजदीक आना चाहोगे न्यूक्लियस सपोर्ट करेगा। ये तो दूर है बेटा, ये लाइन दूर है, यहाँ पे न्यूक्लियस ज्यादा जोर से नहीं खींच पा रहा होगा, ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं खींच पा रहा होगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप कम ताकत लगाओगे तो भी चला जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज पे डिपेंड करता है, इसमें ज्यादा होगी, इसमें जिसमें आसानी से चला गया इलेक्ट्रॉन वहां से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। क्या लिखा बोला मैंने? आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जैसे लिखना है लिख दो। तो आप बताइए किसमें क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करेगा? छोटा साइज पे, है ना। तो हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पहली बात क्या आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपको याद होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, क्या कोई लिंक नहीं है इस बात से। सेकेंड पॉइंट आता है, या मैं यहाँ पे इस बात को लिख भी दूं या छोड़ यार, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में केस वन की। केस वन में अगर हम बात करें हैलोजन्स का, ठीक है, जैसे हैलोजन में कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। याद होगा आपको कोड। फिर कल बाहर आई आंटी, एक होता है रेडियो एक्टिव, उसको एयू बोलते हैं। आंटी AR आर्गन। AR नहीं है, आर्गन कहाँ से आ गया? रहता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव के बारे में बात नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। एनीवे, तो हमारे पास क्या है? FCl, Br और I। आगे आपको याद हुआ क्या बोला मैंने कोड? फिर कल बाहर आए आंटी। हाँ तो देखो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आगे जब इनऑर्गेनिक और पढ़ाता, पहली बार पता चला। हाँ तो ये सीक्वेंस है ना, ये हम लोग को ना अब बच्चों वाला कहानी नहीं याद रखना कि सर पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा नहीं याद रखना है। अब हमको वर्टिकल ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। हम आपको याद करवाएंगे, अभी हम ब्लॉक्स वगैरह पढ़ाएंगे तब। अभी तो बस आ गया तो सामने तो बोल दिया मैंने। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। अब सोचो कि हम उम्मीद क्या, सबसे छोटा साइज कौन है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ EA जो था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्या था? हमने क्या पढ़ा था कि साइज जिसका छोटा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका बड़ा। मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, उसके बाद फिर ब्रोमीन, फिर सबसे छोटा आयोडीन का होना चाहिए था। कौन सा ऑर्डर की बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लेकिन क्या हुआ? हो गया गलती। मतलब एक्चुअल ये क्या था? ये था एक्सपेक्टेड, है ना। अब यहाँ पे रियलिटी दिखाते हैं। रियलिटी में क्या होता है? क्लोरीन का होता है बेटा ज्यादा, फ्लोरीन का होता है कम, बाकी कम में कोई बदलाव नहीं होते। ये क्या है? रियलिटी है। पढ़ा क्या था? थ्योरी क्या पढ़े थे? थ्योरी ये पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब आपको एक्सेप्शन समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क क्या समझ में आ रहा है? फ्लोरीन इधर चला गया, क्लोरीन इधर आ गया। हाँ। बताओ क्यों? देखो बेटा, देखो, सोचो, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में ये S है और ये P है, और क्लोरीन में क्या होता है? ये 3 होते हैं उसमें, ठीक है, 1, 2 और 3 ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो था इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? फ्लोरीन में ना एक की कमी होती है, 7 होता है आखिरी में, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देख ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत क्राउडेड है। अब क्राउडेड है और एक इलेक्ट्रॉन को तुमको और इसी में लाके रखना है, ठीक है। और यहाँ की कहानी समझ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे लाके रखना है।
मुझे बता कि किसमें इसको क्राउडिंग कम महसूस होगा। समझ रहे हो, ये लाइन, ये सर गोला क्लोरीन बड़ा में। है, ये गोला बड़ा है और ये गोला छोटा है। देख रहे हो नजदीक है ना, दूसरा ही ये था ऑर्बिट, ये यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट है तो दूर है। तो किसमें उसको क्राउडिंग, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होगा। देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको धक्का दे रहा होगा कि नहीं नहीं आना है, ये भी बोल रहा है नहीं आना है। फ्लोरीन खींच रहा है, न्यूक्लियस खींच रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बड़े पास पास है, ये बोलता है नहीं आना है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसमें भी 7 था, लेकिन ये ना दूर दूर होंगे क्योंकि गोला बड़ा है, तो ये इसको इतना धक्का नहीं दे पा रहा होगा जितना धक्का फ्लोरीन में मिल रहा होगा। मतलब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालना आसान नहीं है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में डालना आसान है। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? बोल हाँ। बोल भाई बोल। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। अब आप बोलेंगे कि सर ब्रोमीन में तो फिर इसमें क्या हुआ कि ब्रोमीन में क्या हो गया? ब्रोमीन में तो दूरी तो आप देख ही नहीं रहे हो। हम बोलेंगे देखो दूरी है भले ज्यादा यहाँ पे, लेकिन दूरी की वजह से जो फोर्स में कमी आई उसको डोमिनेट कौन कर दे रहा है? रिपल्सन वाला फोर्स। रिपल्सन ज्यादा है, खींचने वाला ताकत कम है। तो ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान रहेगा, किसमें? क्लोरीन में, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बाकी में जो है डोमिनेट करेगा वही दूरी वाला फैक्टर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बाकी लोगों में डोमिनेट करेगी। क्लोरीन और फ्लोरीन का साइज जो है वो ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है, कम साइज का डिफरेंस होता है, लेकिन क्राउडिंग जो है वो तो असर डालेगा भैया। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाती है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाए, डाल दें, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन जिसमें चला जाए वहां से ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। क्या ये बात समझ में आई? बहुत देर। हेलो हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या आप लोग? सर आप हुए थे। अच्छा, मैं हो गया था। देखिए केस 2 में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में जो मेंबर होते हैं उसका कोड है कि ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है, बना रखा है हमने। हम आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पे लिखवा भी देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, ये सबसे छोटा साइज है, ठीक है, सबसे छोटा, उसके बाद फिर ये साइज का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? साइज का। आपको पता है जैसा साइज होता है उसके उल्टा चलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो ऑर्डर रखा है वो सबसे जो ज्यादा होगा वो होगा ऑक्सीजन का, फिर इसका, फिर Sc, फिर Te, फिर PO। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन था, रियलिटी में क्या देखा हमने कि S आगे आ गया। इसकी कहानी भी सेम है, सेम तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। क्यों बोलेंगे कि हालांकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है सल्फर से, लेकिन क्या है, उसको खाली खींचना नहीं है, खींच के रखना भी है इलेक्ट्रॉन को। तो रखने के लिए यहाँ पे स्टीयरिक क्राउडिंग वहां पे आ जाएगी, मतलब भीड़ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो सबसे मजबूत कौन होगा इलेक्ट्रॉन को बुलाने में? सल्फर। तो सल्फर जो है एक्सेप्शनली जो है आगे आ जाता है, वो बाद में आता है, बाकी चीजें पुरानी ही रहती। ठीक है, लिखिए जल्दी से। अगला जो फैक्टर हमारे पास, एक तो साइज वाली बात हो गई, सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव से। अब जितना न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज रहेगा उतना आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा अपनी तरफ। तो जितना आसानी से आ जाए मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ज्यादा चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस यही बात करनी थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखवाना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कोई भी जो स्टेबल चीज है ना वो अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहता है। मान लीजिए हमारे पास एक है एन, एक हमारा आउटर मोस्ट सेल है, पी नाम का सेल है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मान लो ये 3 है ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये क्या है, ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है ना। ये हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होते हैं। तो बोलता है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं बुलाएगा, बोलेगा हम क्यों अनस्टेबल हो। लेकिन अगर यहीं पे 4 होता, 1 2 3 और ये 4 होता, तो बोलता है हाँ ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो अगर ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, तो बोलेगा नहीं भाई हम, मेरे पास मत हो, हम ऑलरेडी स्टेबल है। ये पार्शियली फील्ड है, ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं आ सकते। और अगर यहीं पे फुल फील्ड है तो बोलेगा भाई हमारे पास जगह भी नहीं है,
हम स्टेबल भी हैं, हम चाहते भी नहीं है तुमको मेरे पास आओ, और जगह भी नहीं है हमारे पास। 3 4 5 और ये 6 हो गया, 6 ही की कैपेसिटी थी इसके पास। तो बोला ये क्या है, फुल फील्ड। फुल फील्ड तो सबसे ज्यादा आपको मेहनत सबसे आसानी से पहले किस में जाएगा, हम बोलेंगे पार्शियली फील्ड में। पार्शियली फील्ड में तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद बोलेंगे हाफ फील्ड है, कम से कम बुलाना नहीं चाहते हो लेकिन जगह तो है, तो हम बोलेंगे हाफ फील्ड उसके बाद होगा। तो हाफ फील्ड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो पार्शियली वाले से कम रहेगा, और उसके बाद सबसे कम किसका होगा, तो हम बोलेंगे फुल फील्ड का। ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स है और उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है।